कभी कभी स्क्रीन के ऊपर कोई डार्क चीजें भी ऑडली हम ऑडियंस को सेटिस्फाई कर जाती है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50 शेड्स ऑफ ग्रे टाइप का डार्क। मैं बात कर रहा हूँ किसी कैरेक्टर की डेथ के बारे में जिसे देख के हमें चरम सुख की प्राप्ति होती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब इसके पीछे के रीजंस हम ऐसा क्यों फील करते हैं और सिनेमैटिकली इस चीज को किस तरह से एनहांस किया जाता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है रवि कुमार और एज यू नो फिक्शन फैन, जो कि फाइनली आज प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा के वापस आ चुका है एक नया वीडियो लेके आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपना प्यार देना, जिसमें आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने मूवी में तो अपना तहलका मचा ही रखा था, पर उनकी डेथ को भी हमने तालियां बजाते हुए एंजॉय किया और साथ ही थोड़ा बहुत गिल्ट भी हुआ कि हमें इसको एंजॉय तो नहीं करना चाहिए। वो फीलिंग जो इनकी मौत को विटनेस करते हुए हमारे सीने में धड़ल्ले से आ जाती है, वो एक कथारसिस भी है, वो एक जस्टिस का सेंस भी है और साथ ही वो एक शॉर्डनफ्रेड भी है। और ये वर्ड मैंने आज ही सीखा है जो इस वीडियो के अंदर बहुत काम में आएगा और आगे जाके इसका मीनिंग अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पर इस वीडियो में क्योंकि इविल कैरेक्टर्स की डेथ के बारे में बात की गई है तो माइनर स्पॉयलर्स हो सकते हैं कुछ आइकॉनिक मूवीज के। हालांकि एवरीवन नोस कि विलन या फिर इविल कैरेक्टर है तो मौत तो होनी है। तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दो और वीडियो को एंजॉय करो शांति से बैठ के। जहां सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सेटिस्फेक्शन देता है हमें, तो इसका जवाब सिंपल है। जब भी हम स्क्रीन के ऊपर किसी बुरे कैरेक्टर को मरते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में 3 न्यूरल सर्किट्स होते हैं, जिसमें से एक या ज्यादा क्लोज हो सकते हैं इस कैरेक्टर की मौत को देखते हुए। जिसमें सबसे पहला होता है सेंस ऑफ जस्टिस, जहां पे अपना जो कैरेक्टर दिखाया गया है इसने थ्रू आउट द मूवी बहुत ही गलत काम किए हैं, पूरी तरह से इविल कैरेक्टर है। इसका लिया हुआ हर एक डिसीजन एक खराब सोच से ही शुरू होता है और साथ ही इसको अपने कर्मों का फल नहीं मिला है। और फाइनली जब इसके पाप का घड़ा भर जाता है और इसको मरता हुआ हम देखते हैं तो मोरालिटी के स्केल पे जस्टिस जो है वो वापस से बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल शोले का गब्बर का कैरेक्टर ले लो, जिसके पास 2 ही काम है, दिन में रामगढ़ के लोगों की बजाना और रात में बॉनफायर जला के छमियाओं को नचाना और उनका नाच देखना। और हालांकि इसने बहुत से बुरे बुरे काम किए हैं थ्रू आउट द मूवी, जहाँ वो रहीम चाचा वाला आइकॉनिक सीन हो या फिर जय की मौत, ये सभी चीजें इसके ही हाथों हुई है। और ठाकुर को तो हिलाने लायक भी नहीं छोड़ा था इसने, दोनों हाथ जो काट दिए थे। और जब ऐसे कैरेक्टर की एंड में लोहे के जूते पहन के ठाकुर सुताई कर रहा होता है तो हमको एक सेंस ऑफ जस्टिस मिलता है। दूसरा न्यूरल सर्किट होता है इमोशनल क्लोजर, जहाँ पे हम जिन कैरेक्टर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, अच्छे से उनको जानने लगते हैं या फिर पसंद करने लगते हैं, उन कैरेक्टर के साथ शायद इस बैड कैरेक्टर ने या फिर इविल कैरेक्टर ने कुछ गलत किया हो सकता है, उनका कुछ लॉस कराया हो सकता है, जिसके चलते हम किसी कैरेक्टर के बिहाफ पे इन कैरेक्टर से नफरत कर रहे होते हैं या फिर इनसे बदला लेना चाहते हैं। और जब ऐसे कैरेक्टर को मौत मिलती है तो मानो लंबे समय तक फोरप्ले करने के बाद, इंटेंस सेशन हो जाने के बाद जो ऑर्गेजम मिलता है, वैसा ही कुछ हमें भी फील होता है इस कैरेक्टर को मरता हुआ देख के। जहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं 2012 में आई अग्निपथ मूवी का, जो कि अग्निपथ की रीमेक ही थी, पर इसके अंदर जो एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया वो था रॉप लाला, जो कि ओरिजिनल में नहीं था। और इस कैरेक्टर को हम इतना हेट नहीं करते, पर जिस पॉइंट पे वो विजय की बहन को नीलामी करने के लिए खड़ा कर देता है, उस पॉइंट पे हमारा भी खून खौल उठता है। और भले ही उसने पूरी मूवी में कोई ऐसा काम ना किया हो, पर उस छोटे से काम के चलते हम उससे इतनी नफरत करने लगते हैं कि वो सीन मूवी का एक आइकॉनिक सीन बन जाता है, जो कि ऑडियंस ने काफी ज्यादा एंजॉय किया, जहाँ पे विजय का कैरेक्टर रॉप लाला को मार रहा है। और थर्ड जो मैंने बोला था वो है शॉर्डनफ्रेड। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, पर इसको अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ज्यादातर लोग जो मौत का कुआं, सर्कस ऐसी चीजें देखने जाते हैं वो ये आस लिए जाते हैं कि कोई ना कोई इंसान अपना काम चूक जाएगा और कुछ हादसा हमें देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ही कुछ माहौल बन जाता है जब कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, और इसी को कहते हैं शॉर्डनफ्रेड, जहाँ पे इंसानों को दूसरे लोगों को तकलीफ में देख के खुद को खुशी मिलती है। ये एक ह्यूमन कंडीशन है जो हर इंसान के अंदर कम या ज्यादा पर होती जरूर है, फिर चाहे वो अपने कलीग की कामयाबी से खुश होना हो या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड का खुद से कम नंबर स्कोर करना। ये सारी चीजें वैसी ही है जो हमें खुशी देती है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते पब्लिकली फॉर ऑब्वियस रीजन। पर मूवी के अंदर हम इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे गोरी और स्लैशर मूवीज इसी का नतीजा है, जिसके चलते बहुत सी मूवीज पॉपुलर हुई जहाँ पे कैरेक्टर से अपना कोई खास लेना देना नहीं है, ना उससे हम नफरत करते हैं और ना ही प्यार, पर फिर भी जब उसके साथ कुछ बुरा होता है या गलत होता है तो उसको हम एंजॉय कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉ, फाइनल डेस्टिनेशन, स्क्रीम, ये सारी मूवीज ऐसी है जहाँ पे ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जिनके साथ इतनी अलग अलग तरीके से काटपीट की गई है ओवर द इयर्स इन मूवीज के अंदर, जिसको सबने एंजॉय किया। और फाइनल डेस्टिनेशन का तो मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ये तो बात हो गई कैरेक्टर्स की डेथ को हम क्यों एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं कि इस डेथ के इम्पैक्ट को किस तरह से इंक्रीज या हाइटन किया जाता है। कई बार किसी मूवी या सीरीज के अंदर दिखाया जाता है कि विलन या फिर इविल कैरेक्टर जो है अपना, उसको एक बिल्डिंग के अंदर कैद कर दिया जाता है और वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है, जिसके चलते पता तो चलता है कि वो कैरेक्टर मर गया, पर हमको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और ऑडियंस को इस तरह की डेथ्स इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि वो उनको कोई इमोशनल क्लोजर नहीं दे रही।
वहीं दूसरी तरफ जब डेथ को ऑन स्क्रीन दिखाया जाता है तो उसके इम्पैक्ट को एनहांस करने के लिए बहुत सी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे फिल्म मेकिंग में डायरेक्शन, म्यूजिक, एक्टर्स की परफॉर्मेंस और सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ के इम्पैक्ट को और ज़्यादा इंप्रूव करने में। एक अच्छी विलन की डेथ ऑडियंस को चरम सुख की प्राप्ति करा सकती है और इसके लिए बहुत से अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है कैरेक्टर्स की डेथ को दिखाने के लिए, जहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर्स की डेथ को इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। जहाँ सबसे पहला एलिमेंट होता है मोरल क्लैरिटी का, जहाँ पे अपना जो कैरेक्टर है वो आउट एंड आउट इविल है ये दिखाना, या फिर मॉडर्न सिनेफाइल की लैंग्वेज में कहे तो यूनी डायमेंशनल विलन, जो कि एक ही डायमेंशन में सोचता है और वो डायमेंशन है ईविल का, जिसके चलते ऑडियंस भी चाहती है कि उनकी मौत बद से बदतर ही रहे। जहाँ पे गब्बर का एग्जांपल तो ले ही लिया, शाकाल, मोगेम्बो, ये सारे ऐसे ही विलन्स हैं। पर हॉलीवुड की तरफ अगर हम देखें तो हांस ग्रुबर, जो मेरी फेवरेट एक्शन मूवी डाई हार्ड का विलन रहा है, जिसको हम मॉडर्न गब्बर भी बोल सकते हैं, जो कि एक काम सोफिस्टिकेटेड बंदा है और साथ ही एक कोल्ड ब्लडेड प्लान लेके भी आया है, जहाँ पूरे के पूरे नाकाटोमी प्लाजा को उसने बंदी बना रखा है और उसके गोल के बीच में जो भी आएगा वो उसको निपटा देगा। और इसी के चलते उसकी जो डेथ है उसको वन ऑफ द बेस्ट डेथ में से एक माना जाता है। और अगर आपने फन फैक्ट का एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा कि उसकी डेथ के पीछे का फन फैक्ट क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में शेयर कर देना। दूसरा एलिमेंट होता है पर्सनल स्टेक्स का। जैसा मैंने बोला कि ऑडियंस जिन कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, उन कैरेक्टर के साथ इस इविल कैरेक्टर ने कुछ गलत किया हो तो एक पर्सनल स्टेक जुड़ जाता है कि भाई इसको जस्टिस कैसे नहीं मिलेगा, इसको तो जस्टिस मिलना ही चाहिए, या फिर ये फेयर तभी होगा जब ये मरेगा। तो ये सारी चीजें जब जुड़ जाती है तो विलन की डेथ और ज्यादा इम्पैक्टफुल लगने लगती है। जैसे कि मोगेम्बो, मिस्टर इंडिया की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोगेम्बो एक ऑर्डिनरी विलन है जो कि टेरर फैलाना चाहता है और ऑडियंस के लिए वो एक टिपिकल विलन ही था। पर जब वो बच्चों के ऊपर हमला करता है उस पॉइंट के बाद मूवी के अंदर ड्रास्टिक टर्न आ जाता है और ऑडियंस के माइंड में भी, जहाँ बच्चों के ऊपर हुए हमले को देख के मोगेम्बो को लोग हेट करने लगते हैं और उसकी जब डेथ दिखाई जाती है तो वो भी एक सेटिस्फाइंग वॉच बन जाता है। थर्ड एलिमेंट होता है पोएटिक जस्टिस का। अब पोएटिक जस्टिस बहुत सी अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। नरसिम्हा मूवी अगर आपने देखी है सनी देओल की, तो उसके अंदर ओमपुरी का विलन का कैरेक्टर होता है, वो बोलता रहता है कि ना आकाश से ना पाताल से कोई मुझे मार नहीं सकता। ये लाइन वो 3-4 बार मूवी के अंदर बोल रहा होता है और एंड में जब उसकी मौत होती है तो क्लॉक टावर का जो कांटा होता है वो उसके ऊपर गिरता है और वो मर जाता है। तो ये एक पोएटिक जस्टिस का एग्जांपल हम बोल सकते हैं, जहाँ पे अपना जो विलन का कैरेक्टर है वो थ्रू आउट द मूवी जो गलत काम लोगों के साथ करता है या फिर उससे जुड़ी हुई कोई चीज हो, वही उसकी मौत का नतीजा बनते हैं, या फिर उसी टाइप की मौत उसको अगर मिले तो वो एक पोएटिक जस्टिस बन जाता है। और ऐसी डेथ्स ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। जहाँ हैरी पॉटर का वोल्डेमॉर्ट, नाम नहीं लेना चाहिए पर ले लेते हैं, अब तो मर चुका है ना, तो पूरी 8 मूवी के अंदर हमने देखा कि वो किस तरह से एक पावरफुल विज़र्ड है जिसके मैजिक का सामना कोई नहीं कर सकता। अब इतना सेटअप करने के बाद अगर हैरी पॉटर उसको हरा देता तो कोई सेंस नहीं बनता। इसीलिए वहाँ पे पोएटिक जस्टिस का यूज़ किया गया, ये दिखाने के लिए कि एंडिंग के जो बैटल में वो छड़ी यूज़ करता है वो एक्चुअल में हैरी की छड़ी से अपना पावर यूज़ करता है, जिसके चलते उसका ही जादू उसके ऊपर वापस से रिबाउंड हो जाता है और वो मर जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि वोल्डेमॉर्ट को जो चीज़ पावरफुल बना रही थी वही उसकी मौत का कारण बनी, और ऑब्वियसली उसके अंदर हॉर्क्रक्स वाला एलिमेंट भी ऐड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक पोएटिक जस्टिस डिलीवर करती है। और लास्ट है सिनेमैटिक पे ऑफ, जहाँ पे कैरेक्टर से उतना हम हेट नहीं कर रहे होते हैं, कैरेक्टर को हम एंजॉय ही कर रहे होते हैं, पर फिर भी वो विलन है तो उसको मरना तो पड़ेगा ही। और इस चीज़ को सबसे बेहतर क्विंटिन टेरेंटिनो के अलावा और कौन दिखा सकता है, जहाँ पे विलन के जितने भी कैरेक्टर उन्होंने अभी तक लिखे हैं या फिर हमें दिखाए हैं वो सारे के सारे मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। पर इसके बावजूद भी वो जब मरते हैं तो उनकी मौत को भी हम उतना ही एंजॉय करते हैं जितना उनके कारनामों को या फिर उनकी डायलॉग्स को हम एंजॉय कर रहे थे। फिर चाहे वो किल बिल हो, इंग्लोरियस बास्टर्ड हो या फिर जेंगो अनचेन्ड, जहाँ लियोनार्डो डिकैप्रियो मूवी के अंदर सिर्फ 10 या 15 मिनट ही दिखाई देते हैं, पर इसके बावजूद भी उनका सीन सबसे इम्पैक्टफुल सीन बन जाता है और उनकी डेथ भी उतनी ही इम्पैक्टफुल। अब क्विंटिन टेरेंटिनो ही क्यों ये चीज़ को मास्टरफुली कर पाते हैं, उसके पीछे के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जहाँ पे पेक्युलर चॉइस ऑफ म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, डायलॉग्स और जिन भी एक्टर्स को वो कास्ट करते हैं वो, और उसके ऊपर से क्विंटिन टेरेंटिनो का अपना सिग्नेचर स्टाइल, इन सभी चीज़ों को मिला दो तो प्योर सिनेमा ही निकलता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्बिगुअस डेथ, जहाँ पे ऑडियंस को भी श्योरिटी नहीं होती कि डेथ हुई है या नहीं, अपना जो कैरेक्टर है वो रिटर्न कर सकता है और नहीं भी कर सकता। और इसमें सबसे पॉपुलर एग्जांपल निकल के आता है बैटमैन बिगिंस का रासल कुल। मूवी के अंदर दिखाया गया, काफी शानदार तरीके से इन कैरेक्टर को बिल्ड भी किया गया, पर इनकी डेथ अभी भी एम्बिग्यूटी में बनी रही है, जहाँ पे चाहे तो इनको वापस लाया जा सकता है पर नहीं भी। तो कैरेक्टर्स की डेथ ना दिखा के या फिर उनको मरा हुआ ना दिखा के भी ऑडियंस के बीच में क्यूरियोसिटी जनरेट की जा सकती है, पर यूजुअली ये तरीका ऑडियंस को उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देता फॉर ऑब्वियस रीजन। तो इस पूरे वीडियो को अगर मिला दिया जाए तो सेटिस्फाइंग विलन्स की डेथ
equals to narrative earned justice plus emotional stakes plus cinematic craft plus a dash of human psychology। इन सभी चीज़ों को मिला दिया जाए तो हमको मिलती है एक प्योर सेटिस्फाइंग डेथ जो हम ऑन स्क्रीन एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी को ऑन स्क्रीन मरते हुए देख के सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो तो गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। और कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको मरते हुए देख के आपको चरम सुख मिला, ये कमेंट्स में शेयर करते जाना। वीडियो पसंद आया है तो मेरे लाइफ के विलन मत बनना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैन।